नमस्कार, तपाईँ हेर्नुहुन्छ एनबिआई न्युज। म हेमन्त अधिकारी। आज हामी काठमाडौँमा छौँ र नेपालमा पहिलो बस ट्रक अथवा गाडी ल्याउनमा प्रीतम सिंहजीको धेरै ठुलो भूमिका छ र संस्थापक नेपालमा गाडी ल्याउने संस्थापक पनि प्रीतम सिंह र दर्शन कम्पनीको नाम जान्छ। नेपाल पब्लिक मोटर सर्भिस, खासमा दर्शन मोटर सर्भिसको नाममा जानकारी हुन्थ्यो। र प्रीतमजी अहिले यत्रो वर्ष को वर्षन तपाईँले यहाँ गुजार्नुभयो र के कस्तो अनुभव हुन्छ नेपालको रहन सहन, किन तपाईँ अब इन्डियामा बस्दै गर्दाखेरि यहाँ आएर को बसाइ र यहाँको कल्चर, यहाँको देशको संस्कृति हैन के कस्तो लाग्छ त्यो विषयमा बताइए। मैंने यहाँ 1958 में नजदीक मैं यहाँ 1950 नमस्कार जी, मैं यहाँ 1958 में आए को थियो। पहलो गाड़ी तीनोटा गाड़ी ले रहे मेरे इंडिया बाटा मेरे जम्मू कश्मीर को वासी हो। मेरो भाई जम्मू कश्मीर में मिनिस्टर हुन्थ्यो, एजुकेशन मिनिस्टर थियो, रेवेन्यू मिनिस्टर थियो, धेरै मिनिस्टर थियो उनसँग। वहाँबाट मैले तीनवटा गाड़ी एट द एज अफ मेरे 22 साल की उम्र थी मैले यहाँ आएको। अब यहाँ आएर मेरे ऑलमोस्ट 67 ईयर्स होने लगे मेरे यहाँ आएको। तो पहली गाड़ी यहाँ लेने के पहले यहाँ उसको पहले जो कमर्शियल गाड़ी कोई पनि थियो न। यहाँ बिट्विन वीरगंज अमलेगंजसम्म भी रोड थियो न, रोड थियो अमलेगंजबाट रोड थियो काठमाडौँसम्म। वीरगंजबाट अमलेगंजलाई धेरै टाढा टाढा हामीले जहिले आएको थियो दुई दिनमा हामीलाई वीरगंज पुगेको थिएन, किन रोड थियो न, जङ्गलको बाटो थियो, जङ्गलको बाटो कहिले यता जाने कि उता जाने, 2 दिन लागिहाल्यो हामीलाई अमलेगंजसम्म। अमलेगंजबाट यही सुमाल गेट को हिंदी में बोल दीजिए, कंफर्टेबल हो जाए हिंदी बोल। तो वो अमलेगंज से जो था वो क्या था कि वो सुमाल गेज की गाड़ी चलती थी, रेलगाड़ी वहां तक आती थी और जितना भी इंडिया से माल आता था वो सारा अमलेगंज तक ही आता था। तो वहाँ इसलिए हम लोगों ने वो हमारा जो पहला ऑफिस हमने बनाया वो हमने अमलेगंज में ही बनाया था और वहाँ से ही मतलब हमने ये गाड़ी का काम जो है शुरू किया। तीन हमारी गाड़ी थी, क्योंकि यहाँ पहले कमर्शियल कोई गाड़ी भी नहीं थी और ये जो उत्तरी भवन राजपथ है ये इतना डिफिकल्ट था। ऑलमोस्ट 8000 के करीब इसमें मोड़ थे, कितने छोटे छोटे। एक्चुअली ये जो सड़क है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू इंडियन आर्मी से ये बनाई गई थी और इंडियन आर्मी के बनाने से क्या उन्होंने ऑलमोस्ट एक जीपेबल टाइप ऑफ रोड बनाई। लेकिन उनको हम लोग तो मतलब गाड़ी जो थी टाटा ट्रक उस वक्त लेके आए थे, जो कि बड़ी गाड़ी थी और इस रोड में गाड़ी चलाना काफी मुश्किल था और हर मोड़ के हर टर्न के ऊपर हम लोगों को गाड़ी एक दो दफा आगे पीछे करके ही हम लोग मतलब है कि गाड़ी चला सकते थे। इसलिए अमलेगंज से ये तकरीबन 125 किलोमीटर पड़ता है, ज़्यादा नहीं है, 150 के करीब है। उसमें भी हमको 2 दिन 3 दिन लगते थे, क्योंकि इतनी टर्न थी कि टर्न में आना जाना वो करना है कि काफ़ी हमारे लोगों के लिए मुश्किल होता था। और हमारे उसमें उस टाइम में कच्ची रोड वगैरह थी, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट भी हुए, काफ़ी हम लोगों के ड्राइवर वगैरह के मारे गए, क्योंकि ये सारे ड्राइवर हम लोग एक्चुअली पहाड़ी इलाके से, जम्मू कश्मीर से, इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा आसान था कि यहाँ आके हम लोग जम्मू कश्मीर पहाड़ होने की वजह से, हाँ पहाड़ होने की वजह से हम लोग यहाँ आके थोड़े कामयाब हुए। अदरवाइज हमारे आने से पहले भी कुछ सरदार लोगों ने पटना से ट्राई करी थी यहाँ आने की, लेकिन वो यहाँ आके कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन हम लोग को आस्ते आस्ते करके, चाहे हमको काफ़ी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन उस वक्त की जो किंग महेंद्र थे, जब हम लोग आए, महेंद्र राजा थे और महेंद्र राजा ने हमने डायरेक्टली उनसे बात करी और उन्होंने बड़े हमारी आओ भगत से बड़े अच्छे तरीके से हम लोगों को ये वेलकम किया कि आप आइए, आप ट्रांसपोर्ट का काम शुरू करें, जो भी आप गवर्नमेंट जो भी मदद आपकी कर सकती है आपकी करेगी। और उन्होंने
बहुत ही ज्यादा मदद हम लोगों की, जितना अदरवाइज इतना दूर क्या? आके इतने पहाड़ी इलाके में आके कामयाब होना एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तो खैर हम लोग जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद तो बैरवा बुटवल बुटवल बैरवा पोखरा बैरवा नेपालगंज दानगढ़ी, मतलब ये तो फिर सब इलाकों में हम लोगों ने बाद में आने के शुरू में ही मतलब तो यहाँ हमने फिर पहले तो ट्रक से 3 ट्रक से शुरू किया, बाद में आस्ते आस्ते ट्रक भी बढ़ते गए और बाद में हम लोगों ने फिर बस सर्विस शुरू की। फिर हम लोगों ने ये टैंक लारी जो थी, क्योंकि पहले जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट था वो बैरल में आता था, इसलिए वो बैरल की बजाय फिर हम लोगों ने टैंक लारी जो इंडिया से बना के लाए। तो मतलब है कि वो, और इस वक्त मैं समझता हूँ कि आई डोंट बोस्ट, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि मतलब है कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है ट्रांसपोर्ट में भी है, और यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट बने थे, देवी घाट बना, देवी घाट बना, उसके बाद दूसरा भी देवी घाट बना, दोनों में हमने मतलब बहुत हमारी बहुत मतलब है योगदान रहा। जितना भी मटेरियल था, बड़ी मुश्किल सड़कें थी, बहुत मुश्किल था, तो हम लोगों ने ये सारी कैरी किया, और इनकी जो डेवलपमेंट में हमारा भी एक काफी मतलब योगदान था। बिल्कुल, ये एक इतिहास है जो कि हमें एक यादगार रखनी भी चाहिए, क्योंकि जो आज इतनी उम्र 22 साल की उम्र में नेपाल प्रवेश के बाद पूरी जीवन ही नेपाल की सेवा में कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफर नेपाल के लिए पहला ट्रांसफर लाने वाले अमृत सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, बार बार मैं नाम भेजता हूँ, प्रीतम सिंह जी। तो आज हम उनसे खासतौर में एनवीआई न्यूज़ में हमें बात करने का मौका मिल रहा है, तो काफ़ी मैं भी काफ़ी खुश हूँ, उत्साहित भी हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही कम जानकारी मिलती है। मैं जानता हूँ दर्शन करके। आपकी कंपनी शुरुआत में कौन सी थी? एक्चुअली शुरू में हमारी कंपनी का था नेपाल पब्लिक मोटर सर्विस। हाँ जी। तो मैं आज अब इस वक्त तो मेरी उम्र अब 87 हो गई है, तो मैं 22 साल की उम्र में यहाँ आया था, तो तब से हम लोग यहीं पर हैं। और बाद में हम लोगों ने ये नेपाल दक्षिण बस सर्विस, जब हम लोग बुटवल साइड में गए, बुटवल से दानगढ़ी उस साइड में गए, तब हम लोगों ने ये नेपाल दक्षिण बस सर्विस भी हमने शुरू की। उस साइड में भी कोई गाड़ी नहीं थी, और जब मैं पहली दफा हमने दानगढ़ी में गया था, तो मुझे गुरुद्वारा भी आपकी थ्रू, गुरुद्वारा बीरगंज में जितना भी गुरुद्वारे नेपाल में हैं जी, वो सारे गुरुद्वारे में परमात्मा की कृपा से मेरी अपनी जगह है, और उसी जगह पे सब जगह पे गुरुद्वारे नेपाल में। आपका खुद का जगह? हाँ, मेरी खुद की जगह है। जैसे बीरगंज में है, बीरगंज में जो गुरुद्वारा शुरू में बनाया गया वो मेरी अपनी जगह पे था। फिर उसके बाद हमने काठमांडू में भी जगह खरीदी, उसके बाद नेपालगंज में भी गुरुद्वारा था, उसके बाद धनगढ़ी भी मतलब हमारी जगह पर जगह थे गुरुद्वारा बनाया। तो तकरीबन 5-6 गुरुद्वारे हम लोगों ने, जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ गुरुद्वारे मतलब बनाए हम लोगों ने। और एक बात मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि एज ए इंडियन, मैं आज तक मेरे पास इंडियन सिटीजन नहीं है, मैं नेपाली नहीं हूँ आज तक। देखिए ये भी इतिहास है कि 22 साल की उम्र में आने के बाद आज मैं कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र 87 है जी, 87 साल का। 87 साल, लगभग 88-84 यहाँ पे 88 होने वाला कल्चर है कि 84 पार करके 84 की पूजा करते तो बहुत बड़ी मान्यता होता है, और 88 में लग रहे, 88 पूरा हो गया, लगभग 89 87 पार करके 88 में लग रहे, और इतना आज तक इंडियन सिटीजन होना, और अभी तक का ये जीवन में जो है इतना जो है शरीर को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। तो मैं भी कम से कम मेरे ख्याल से मैं तो बहुत छोटे से जानता हूँ, 30-35 साल से, ये भी नहीं है कि आज से 30-35 साल से जानता हूँ। तो ये मुझे खुशी है कि मैं इतने सालों बाद मैं आया हूँ, तो मैं वो चर्चा भी करी मैंने। तो अमृत सिंह जी, प्रीतम सिंह जी, नेपाल में राजतंत्र के समय में और लोकतंत्र के समय में आपके कार्यक्रम, आपके कार्यशैली, या आपके जो बिजनेस या औरों के लिए भी बिजनेस में क्या फर्क है? देखो जी, जब हम आए थे तो उस वक्त तो राजा का राज था, और राजा के राज में हम लोगों को तो बहुत सहूलत ਜਿਹੜੀ है राजा की तरफ से मिली, और उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, खासकर पुलिस हुई था, जो भी इनके मतलब ऑफिस वगैरह थे, क्योंकि उस वक्त गाड़ी यहाँ पर गाड़ी नहीं थी। इवन मुझे याद है जब एक दफ़ा मैं वहाँ खड़ा था, हमारी गाड़ी जाने वाली थी, तो
पता चला कि कोई आदमी जा रहा है, गाड़ी के पीछे बैठा होता, ट्रक के पीछे बैठा हुआ था। मैं पूछा कौन है, तो कहने लगे चीफ जस्टिस है। तो चीफ जस्टिस तक भी वो जो तो ट्रकों में उस वक्त मतलब है कि हम लोग मतलब भेजे हाँ। और यहाँ पुलिस में तो एसपी तक तो तकरीबन सारे साइकिल पर ही रहते थे, डीआईजी आईजी के पास गाड़ी होती थी। अदरवाइज मतलब सब लोग बड़े सिंपल तरीके से रहते थे, बहुत सिंपल तरीके, बट वेरी हेल्पफुल। मतलब आपको नेपाल में आके इतनी हेल्प मिली कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना दूर आके और दूसरे देश में आके हम लोगों को इज्जत और पैसा और ये सारा कुछ हमको मतलब खास करके गवर्नमेंट की तरफ से राजा अभी भी कायम है या राजा के टाइम ही है? नहीं, अभी भी कायम है। हम जब मिलिटेंसी यहाँ आई, मिलिटेंसी में भी बहुत काफी हालात खराब हुए, लेकिन एक बात, एक गाड़ी भी और एक सरदार, कोई भी आदमी हम लोगों को किसी ने कुछ भी नहीं कहा। हम लोग बड़े उन दिनों में जब मिलिटेंसी भी चल रही थी तभी हम लोग बड़ी गाड़ियां हमारी चल रही थी सब चीज। तो जब उस सरदार को देखते थे तो बोलते थे ठीक है आप जाइए। तो हम दोन काल में तो उस वक्त भी हमारी मतलब है कि बड़ी इज्जत रही। और हम लोग भी काफी मतलब जहाँ भी किसी आर्मी में जाना, पुलिस में जाना, और जब भी जाना, जितने प्रोजेक्ट थे काफी नए प्रोजेक्ट इंडिया ने काफी यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करे हुए थे नेपाल के लिए। और उसमें मतलब है जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन थी वो टोटल हम लोगों ने करी। और उस वक्त की क्योंकि सड़कें इतनी छोटी सड़कें थी और जिसमें काफी एक्सीडेंट होने का भी डर था, लेकिन क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब, हम लोग पहाड़ के रहने वाले थे जम्मू कश्मीर में, तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ आके कामयाब हुए। और हमने मतलब उस वक्त राजा के टाइम भी हमने बहुत खुल के मदद की। अब उसके बाद जब प्रजातंत्र आ गया तो इसमें भी हम लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी किस्म कोई कारोबार में या किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। हम लोग पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे है। और मेरा ख्याल में हम लोगों को अभी भी बहुत वाहिगुरु का आशीर्वाद रहे तो आगे भी ऐसे चलता रहेगा। और हमारे यहाँ हम लोग अपने गुरुद्वारे वगैरह में 5-6 गुरुद्वारे हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी आप जिस तरीके से भी हम लोग अपनी पाठ पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ कहीं भी जाना हो, कुछ हो, तो हम लोगों को बड़ी इज्जत की। एज ए इंडियन हम लोगों ने यहाँ आके किसी किस्म का ऐसा कोई बात नहीं करी जिससे कि हमारे इंडिया में कोई एज ए इंडियन को कोई नुकसान हो या इंडिया का नाम ही कमाया। इंडिया का नाम बहुत कमाया, कम होने में हमने इंडिया का नाम उठाया है, कम नहीं किया। और खासकर इंडियन एम्बेसी, उस वक्त इंडियन एम्बेसी तो एक किस्म का हमारा घर ही होता था, क्योंकि शाम के टाइम कुछ यहाँ तो होता नहीं था। वहीं इंडियन एम्बेसी बहुत बड़ी थी, बड़ी है, अभी है। तो उस वक्त क्या था कि उस वक्त इतनी मकान वगैरह जब कुछ नहीं था, ग्राउंड बड़े बड़े ग्राउंड थे, तो वहीं जाके शाम को खेला करते थे। वहीं बेचारे वहाँ इंडियन एम्बेसी वाले चाय पानी जो भी हो वो मदद भी करते थे। और जो खास करके जो पोस्ट ऑफिस डाक है, हर आदमी उस वक्त भाई घर से चिट्ठी कब आएगी, तो जितने भी उस वक्त जो ये डाक का सिस्टम था, ये सारा थ्रू इंडियन एम्बेसी था। मतलब यहाँ पोस्ट ऑफिस कोई भी नहीं था, नेपाल में पोस्ट ऑफिस नहीं था। तो वो सारी डाक जो भी थी इंडिया में एम्बेसी थी आती थी। और इंडियन एम्बेसी जो थी वो आगे से इनको पोस्ट ऑफिस मतलब इनको लोकल आदमी को दे के इनकी डाक जो बांटते थे। अदरवाइज इसलिए हम लोग रोज से अपनी चिट्ठी ढूंढने के लिए इंडियन एम्बेसी में जाया करते थे। क्या बात है। जब चिट्ठियों का जमाना था, अब तो फोन है, मोबाइल है और वो होती है, लेकिन जब चिट्ठियों का जमाना था तो अपनी चिट्ठी ढूंढने इंडियन एम्बेसी जाते थे। ये हमें एक नया खबर है, बहुत मतलब एक रोचक है, पुराना। और दूसरी बात ये है कि आज इंडियन एम्बेसी में मेरे ख्याल से एक समय का युग है होता है, क्योंकि मैं कई बार दिल्ली में भी कई ऐसे राष्ट्रीय धरोहर है जहाँ पे हम खेलना कूदना जाना आना ऐसा शांति वातावरण था, लेकिन अब राष्ट्रीय धरोहर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे भी इंडियन एम्बेसी से पहले जैसा खेल कूद वाला सिस्टम नहीं रहा। एक्चुअली क्या, जब हम लोग आए थे यहाँ पर ना जी, उस वक्त एक तो ये जो पोस्ट ऑफिस एक ये था, और इवन जो डिफेंस भी था। हमारे बहुत से आदमी इस वक्त तकरीबन एक ब्रिगेडियर की पोस्ट थी यहाँ पर, मेजर जनरल की। इसके अलावा हमारे आर्मी के आदमी भी, इंडियन आर्मी भी यहाँ रहती थी। और बहुत से जो इनके पोस्ट हैं तो वो साइड में भी हमारे मतलब इंडियन आर्मी के लोग जो तैनात थे, ताकि मतलब कि सिक्योरिटी देखी जाए। अमृत सिंह जी, मैं एक बात, प्रीतम सिंह जी,
प्रीतम सिंह जी, वास्तव में नेपाल की जो जनता है, जैसे हम आर्मी की नाम लेते हैं, तो नेपाली बहादुर जो गोरखा के रूप में भरना होकर भारत की भी रक्षा करते हैं। नेपाल तो एक प्रांतीय विश्व में अलग एक राष्ट्र, एक नेपाल ऐसा है जो नेपाली युवा जो है भारतीय सेना के अंदर शामिल होकर देश की रक्षा करती है। तो दोनों देश के, जैसे आपने कहा कि हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि भाई यहाँ आकर हमें बहुत सारा सहूलियत हुई, या यहाँ के भी नेपाली वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है, कोई फर्क नहीं। जैसे वहाँ के नागरिक सारा नेपाल के यहाँ रहते हैं या वहाँ के यहाँ आते हैं तो सेम रहते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। बिल्कुल सही बात है। और आपको क्या लगता है दोनों का मित्रवत जो अब जो धीरे धीरे जो आप ऐसा भी कह रहे हैं कि सरकार जब चेंज होती है, लोकतंत्र आया, या कहीं ना कहीं ये राजनीति पॉलिटिकल की वजह से कहीं ना कहीं खटा खाने की कोशिश करता है, इसको कैसे कैसे सुधारें और अच्छा बनाएं? जब हम यहाँ पर आए थे उस वक्त एक्चुअली यहाँ तो डिफरेंस का कोई डिफरेंस ही नहीं था, क्योंकि बैंक में भी हम जब गए तो वहाँ हमने इंडियन रुपी का हमने अकाउंट खोला। उस वक्त आप बारू भी खोल सकते थे, नेहरू भी खोलते थे, मतलब है कि इंडियन अकाउंट भी खोल सकते थे, नेपाली अकाउंट भी खोल सकते थे। पहले हाँ, शुरू में ऑलमोस्ट 62 तक जो था, हाँ। यहाँ पर आप इंडियन अकाउंट ही रख सकते थे। अच्छा। और इंडियन पैसा ही मिलता था। नेपाली नहीं था। नेपाली तो था। हाँ। नेपाली मतलब आप नेपाली का अकाउंट भी खोल सकते थे। अच्छा, इंडियन अकाउंट भी खोल सकते थे। बराबर था। बराबर जो रेट था खर्च बदलता रहता था, लेकिन मतलब है कि आप अपने अकाउंट मतलब दोनों उसमें खोल सकते थे। तो एक बहुत बड़ी सहूलत थी। जैसे इंडिया में हमने इंडिया किसी को पेमेंट करनी है तो हम यहाँ नेपाल का चेक, हमेशा नेपाल का ही चेक देते थे और यहाँ से कैश होकर चला जाता था। एक बहुत बड़ी सहूलत थी हम लोगों के लिए। और बहुत ज्यादा लोग जो थे, क्योंकि काफी लोग यहाँ से आर्मी वगैरह में थे जो वापस आए हुए थे, तो जब भी कभी मिलते थे तो बड़े मतलब खुश होते थे कि आप इंडिया से आए हैं। तो वे अपना बताते थे कि मैंने आर्मी में 40 साल नौकरी की है, मैंने 30 साल नौकरी की है, मैं फलाने फ्रंट में मैंने लड़ाई की है, मैं फलाने फ्रंट में बांग्लादेश में गया हूँ, उसमें गया हूँ। मतलब है कि कभी महसूस हुआ ही नहीं कि हम लोग एक्चुअली किसी दूसरी कंट्री में आए हैं। यही महसूस होता था कि एक घर से उठ के अपने दूसरे घर में आए हैं। और बड़ा उसमें बड़ा, और यहाँ के लोगों में लोग इतने सीधे लोग थे कि अब मैं बताऊं कि आप कहना से अजीब सा लगे कि उस वक्त तो बहुत से ऑफिस तो वो नीचे सड़क के किनारे में ही लगाते थे। वहीं वो छोटी फाइलें फूलें रखी होती थी, बस वो अपना कपड़े में बांध के तो मतलब उठ के बैठ के देखा पड़ी वही करके वहीं 10 मिनट में काम कर देते थे। लोग बहुत सीधे और बहुत शरीफ आदमी थे। तो मिलिटेंसी के बाद थोड़े से लोगों में थोड़ा सा डिफरेंट आया। अभी कितने साल से? लगभग 10-15 साल। 15 साल तक नहीं है, जो 15 साल से शुरू हुई, लेकिन अब थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा आप डिफरेंट महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि अब चाइना का काफी इसमें हाथ पड़ने लगा। पहले चाइना का इतना रोल नहीं, पहले चाइना का तो यहाँ सब कुछ इंडियन था जी। हर चीज मतलब जितना भी सामान भी आता था इंडिया से ही आता था, नमक आता था, चिमक आता था, शुगर आती थी, जो भी आता था सारा सामान इंडिया से हम लोग लाते थे। प्रीतम सिंह जी, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भारत का चाइना का बढ़ना कहीं ना कहीं भारत के या भारत में मिसगाइड होने की वजह से या कहीं ना कहीं कमी आने की वजह से ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि सीमाओं का कई दफा बंद होना, कई दफा कुछ पॉलिटिकल लेवल ना मिलना, कई दफा दोनों का राजनीतिक तालमेल कहीं ना कहीं अहमता होना, ये सब चीजें तो क्योंकि आम जनता में तो नहीं है, लेकिन जो एक लेवल में जाते हैं तो उसका कुछ एक रहता है, इस वजह से भी कुछ खटास रहा है। असल में क्या हुआ कि एक्चुअली किंग महेंद्र जो थे वो है तो बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट और बड़ी पूरे पॉलिटिशियन भी थे, और किंग तो किंग थे ही। तो वो इंडिया के काफी हक में थे, लेकिन चाइना का भी उन पर असर था। और जिसकी वजह से ये जो 12-20 जो रोड बनानी शुरू की इन्होंने 62 तक, तो क्या था कि हमारी आर्मी जो अप टू मेजर जनरल यहाँ रहते थे, 62 को इन्होंने मतलब हमारी आर्मी को यहाँ से वापस भेजा। उसके पहले मतलब आर्मी यहीं रहती थी। हमारे तकरीबन 100-150-200 जवान भी रहते थे। ब्रिगेडियर नहीं था, जो मेजर जनरल था, उसके बाद कर्नल
नीचे मेजर वगैरह इतना तो अभी भी होंगे 100-150 नहीं वो एम्बेसी में होंगे वाला था। अच्छा, बात है embassy के अंदर, पहले इंडिपेंडेंट वो उनका अलग Independent इंडिपेंडेंट मतलब वो रहते थे। ठीक। और सारा वो देखभाल जितनी भी बॉर्डर वगैरह की है अच्छा। वो सारी देखभाल भी करते अच्छा, थे। पहले वही करते थे। वो पहले वही करते। एक्चुअली क्या था कि जब किंग यहाँ से जो किंग मिंद्रा के जो फादर थे त्रिभुवन, जब वो इंडिया यहाँ से भाग के इंडिया चले गए थे, तो वहां से जब वापस आए थे तो उस वक्त इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, डिफेंस जो था वो इंडिया के पास था। अच्छा। एक ये पोस्ट हाउस इनके पास था और एक कम्युनिकेशन जो था वो भी इंडिया के पास। ये 3 महकमे जो थे ना इंडिया के पास ही थे। तो इंडिया ही सारा उसमें ये करते थे। लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि इंडियंस की भी कमजोरी है। हाँ। क्योंकि बड़ा भाई होने की वजह कई दफा छोटे भाई को अच्छी तरह नहीं मतलब पाल पाए या नहीं देख पाए। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि किंग मिंद्रा से थोड़े से ताल्लुकात में थोड़े मतलब होने लगे, जिसकी वजह खास करके ये जो रोड जो बनाई गई है 12 बीसिया की रोड जो चाइना कनेक्ट करती है, उस रोड की वजह से थोड़ा सा इंडिया थोड़ा सा परेशान था। लेकिन उन्होंने उनको जरूरत थी उसे बनाई। उसके बाद क्या हुआ कि जब बीच में राजीव जी के टाइम में ये यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो था इंडियन बॉर्डर बंद कर दिया गया। उसमें मतलब बहुत बड़ी गलती ये हुई कि उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट बंद करा तो ठीक ही था, लेकिन क्या हुआ कि गैस वगैरह सारा कुछ बंद होने के वजह ऐसा से नौबत क्यों आया? क्या वजह थी? वजह क्या थी? वजह एक्चुअली कोई खास वजह नहीं थी। कोई किसी बात पे मतलब है कि नेपाल का कोई छोटी सी कोई बहुत बड़ी कोई खास इतनी बड़ी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ ज्यादा गलत फहमी थी और उसमें मेरा भी था रोल रहा। जब ये बंद हुआ, जब खोलने का टाइम आया तो मैं यहाँ से किंग के थ्रू एक मिनिस्टर थे मिस्टर बस से, अच्छा, उनको लेके फिर मैं दिल्ली गया था। देन आई मेट राजीव गांधी। तो उस वक्त उनसे बात करके तो फिर उन्होंने मैंने बूटा सिंह उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उनके फिर उनकी ड्यूटी लगाई कि इनकी बात आप सुनिए और क्या करना है, क्यों है नेपाल के साथ, क्यों ताल्लुकात तो खराब हुए हमारे। तो उस वक्त मतलब सेक्रेटरी थे, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने काफी मतलब हमारी मदद की। और बूटा सिंह जी क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता भी था, तो उसकी वजह से मतलब है कि वी वर एबल टू वो जो ब्लॉकेट हुई थी वो हम लोग खुलवा पाए। उसमें उस वक्त राजीव गांधी ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ये नेपाल में इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी हालात। तो राजीव गांधी ने किया, बताते हैं? ये राजीव गांधी के टाइम में ही हुआ। टाइम का मतलब उन्होंने नहीं किया। अब उन्होंने ही किया होगा मतलब तो डेफिनेटली पब्लिक कहती है कि भाई जैसे इस टाइम में राजीव गांधी जी ने बंद कर दिया। जैसे 2014 में थोड़ा मोदी जी को कहते हैं 2-4 महीने 6 महीने का जो थोड़ा बंद रहा है, मोदी जी का भी नाम आता है बीच में। मोदी जी ने आप आके बंद किया ना जब तो थोड़े दिन में यहाँ पर मोदी जी ने बंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि बंद ऑटोमेटिक ऐसा सामान। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताऊं जी, एक्चुअली ये विदेशियों का झगड़ा पड़ गया था। उस झगड़े में हुआ है। हाँ, तो उन्होंने मतलब सारे सड़कें वगैरह सारी बंद करके रखी, बचाव करना, ट्रकों का रक्सौल वगैरह सब बंद करके रखे, जिसकी वजह से मतलब कि ऑटोमेटिकली मतलब है कि एक्चुअली बंद इस तरफ से हुआ, लेकिन नाम पर इंडिया का ही लगा जी। वो नहीं आया जबरदस्ती गाड़ी ले आते, लेकिन लोग सड़कों में बैठे हुए थे तो कैसे वो गाड़ी लेके आते। तो वही 3-4 महीने में उसमें भी बड़ी मतलब है 5-7 महीने लगे। और उसमें गैस की कीमत 10-10 हजार तक के मतलब गैस भी हम लोगों को खरीदना पड़ा। तो पहले भी जब मतलब था कि गैस एक ऐसी चीज है जो हर घर में मतलब चाहिए। तो हर घर को पता चल जाता है कि कुछ हुआ। पेट्रोल बंद होने से, डीजल बंद होने से कुछ लोगों को ही पता चलता है। तो गैस बंद होने से क्या हुआ कि उससे हमारे लोगों के मतलब नेपाल के साथ थोड़े से हालात थोड़े खराब हुए। मतलब एक दफा मेरा ख्याल ऋतिक रोशन था कि उसका भी एक आधा कोई बयान यहाँ आके दिया था उसने, तो कोई उल्टा सीधा बयान था, उसकी वजह से भी यहाँ काफी मतलब। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि एक व्यक्ति के बयान से पूरा देश के अंदर इस तरह से नुकसान पहुंचाना, बेकसूर लोगों पर जो है वो सजा क्यों भोगे? अगर उनकी बयान अपने तक सीमित रखें, लेकिन एक आम पब्लिक को भी नुकसान होने के हिसाब से, मान लो एक फिल्म अभिनेता ने कुछ बोल दिया या कुछ पॉलिटिकल लेवल ने कुछ बोल दिया, बोलते रहते हैं। तो इस तरह से बोलने पर क्या दो देश की संबंध को इस तरह से बिगड़ना चाहिए? एक्चुअली इसका मतलब है कि हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं दोनों साइड में हैं,
इनका ज्यादा मतलब है कि इतनी छोटी बात थी कि कहीं हड़ताल नहीं, जहाँ कोई इंडियन एम्बेसी के बाद मतलब काफी हल्ला चला हुआ, काफी प्रोसेस हुए, काफी मतलब है शोर शराबा भी हुआ। तो मेरा ख्याल है कोई हालांकि कुछ नहीं थे कि इंडिविजुअल आदमी कुछ भी कह सकता है, इंडिविजुअल आदमी की कोई पोजीशन तो होती नहीं है चाहे कोई भी हो। हाँ। लेकिन पता नहीं उसे एक आदमी को लेके इन्होंने मतलब है कि काफी यहाँ भी इन्होंने काफी काफी कुछ हल्ला करा, काफी मतलब शोर शराबा। एक्चुअली उसमें मैं समझता हूँ कि चाइना का हाथ था उसमें, नेपाल का कोई हाथ नहीं था। लेकिन चाइना के हाथ में होने की वजह से उन्होंने मतलब इन कुछ लोगों को मतलब जानबूझ के उकसा के तंग करने की कोशिश की, ताकि मतलब कि इंडिया के साथ इनका हमारे जो रिलेशन है खराब हुए। अब नेपाल को उठाने में भारत का क्या योगदान होना चाहिए? आप तो अब इसमें यहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है। यहाँ का सरकार से मिलकर, यहाँ के प्रशासन से मिलकर, जो एक एक अच्छे छोटे भाई की तरह। हालांकि नेपाल एक सार्वभौम सत्ता, दुनिया में स्वतंत्र राष्ट्र है, आज तक गुलाम नहीं हुआ, इनका छाप है। और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे ज़मीन जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, और जहाँ पे है बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, या सीता जी का जो है यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे जन्म हुआ। और जितने भी हैं यहाँ पे, जैसे कहते हैं वेद व्यास से लेकर के हमारे जो है बहुत सारे जो गुरु हैं, या ओम का जो से गायत्री मंत्र का भी कहते हैं महाकाली के आसपास उसका जो है रचयिता हुआ। तो परशुराम भी नेपाल से बताते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो सुनने में आता है। तो आप लोग या आपके ऊपर जो है वो उनसे चलता हुआ आया, सुनते हुए आते हैं, जैसे सुनते वही चलता है इतिहास। तो इस विषय में क्या कहते हैं, जबकि एक ही कल्चर है दोनों का, जैसे आप कह चुके हैं। तो कैसे, और जैसे बिल्कुल जैसे आपने कहा ना कि सीमा भी खुला हो जाए, इतना खुला हो जाए, सीमा तो ऑलरेडी खुला ही है, लेकिन इतना खुला हो जाए कि कोई वो जो वही ना हो, सीमा जितना अभी जो बॉर्डर बने ना, वही बॉर्डर का भी कम से कम यूज हो। असल में क्या है कि मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा सा इंडिया को, क्योंकि चूंकि नेपाल एक आज़ाद और गरीब देश है, और ये लोग भी एक प्योर हिंदू, जो हिंदुइज्म इसको बोलते हैं, बुद्धिज्म है या हिंदुइज्म है, यहाँ पर वो बड़ा प्रफुल्लित है, और यहाँ के लोग बड़े रिलीजियस माइंडेड लोग हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों को छोटी छोटी बातों को लेकर इंडिया को भी मतलब है कि खास करके जो बॉर्डर में जो हमारी पोस्टें हैं, मतलब वो काम का मतलब लोगों को तंग कर, कई दफा इंडिया से जब नेपाली लोग आते हैं तो बॉर्डर में काफ़ी उनको परेशान किया जाता है। वो एक जो है अभी एक भी तो छोटी छोटी बातें जो है जो वो जब इकट्ठी होती रहती है फिर एग्रीवेट हो जाती है, फिर वो ज़्यादा मतलब अदरवाइज आना जाना नेपाली इतने सीधे लोग थे जी, इतने सीधे कि आपको मैं बता भी नहीं सकता कितने सीधे लोग थे, बहुत ही सीधे थे। लेकिन वक्त के साथ और फिर बीच में से दो कंट्री की जो बात आ गई तो दूसरी कंट्री ने ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा क्या था, इंडिया का इंटरेस्ट इसमें बहुत है। इंडिया से सामान भी आना है, हमारे हजारों, यहाँ के हजारों आदमी, लाखों आदमी इंडिया में काम भी करते हैं, तो हमारे मतलब दोनों तरफ से आवाजाही बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया के भारत में कभी भी अंतर्वार्ता में ये भी कहिए कि भारत से इंडिया, इंडिया से या भारत से नेपाल और नेपाल से भारत, दोनों का एक मित्रता आदान प्रदान है, आना जी। हमारा एक्चुअली ये बड़ा, मैं आपको बताऊं कि नेपाल और इंडिया में कभी किसी ने कोई फर्क समझा ही नहीं समझा। जब नेपाली इंडिया में जाता था वो समझता कि मैं भी अपने घर में आया, बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लोग यहाँ आते थे हम भी समझते कि हम अपने घर में आए। लेकिन बाद में पॉलिटिक्स जो हुआ ना जी, जो मतलब है कि चाइना फैक्ट बीच में आ गया, उसकी वजह से कुछ लोग जो है डेफिनेटली उनकी तरफ हो गए, कुछ उन्होंने वो उन लोगों ने मतलब अपना जाल भी काफी बचाया हुआ है। तो उस लिहाज से इंडिया गवर्नमेंट कोई एक वक्त था जब 50% जो नेपाल की एड थी 50% इंडिया देता था, और 50% बाकी सारे मुल्क जिसमें अमेरिका था, जर्मनी था, फ्रांस था, रशिया था, चाइना का भी हुआ होगा। तो ये मतलब 50% हमारी एड थी, बाकी सारे मुल्कों को मिला के उनकी 50% थी। क्या हमारे पास इतनी एड। नेपाल को विकास से विकसित ले जाने के लिए, नेपाली जनता को उठाने के लिए जो एक इकोनॉमिक आता था पूरी दुनिया से 50% और सिर्फ एक भारत से 50%, ये आपको एक
नया मैसेज मिल रहा है। जितनी भी रोड्स वगैरह बनाई यहाँ पे इंडिया में, हालांकि यहाँ पर रशिया ने भी रोड बनाई है, जो बीरगंज टू जौनपुर साइड बनाई है, लेकिन ज्यादा रोड या जितनी भी जितनी भी जगह बनाई है उसमें इंडिया का मतलब है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी रोड वगैरह, सीमेंट, आटा, मुझे याद है 3-4 दफा यहाँ एक बहुत बड़ा कैद पड़ गया था। बहुत मतलब है कि लोग पहाड़ों से नीचे आना शुरू हो गए थे, किसी को खाने के लिए नहीं था। उस वक्त इंडिया गवर्नमेंट ने 10,000 टन चावल जो था वो मतलब इनको दिया था, नेपाल को मतलब एक दिया था। और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे डायरेक्टली महाराजा किंग महिंद्रा ने मुझे अपने आप पैलेस में बुला के तो मेरी जिम्मेवारी लगाई थी कि भाई हमको, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको दिया है, हाँ। अब इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन में हमने आपने ये, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं आप मदद करने तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी सी फैसिलिटी चाहिए। तो कहने चाहिए क्या चाहिए, मैंने कहा ये कि मैं इंडिया से गाड़ी लाता हूँ और उस गाड़ियों के लिए मतलब है कि मुझे डायरेक्ट परमिशन होगा, मैं डायरेक्ट जो कर रहा हूँ मैं खुद कर। तो उन्होंने उसी वक्त बोल दिया, क्योंकि अंतरदेश जो उस वक्त थे विष्णुमणि आचार्य करके थे, बहुत पावरफुल आदमी थे, तो उनके साथ था मैं, विष्णुमणि आचार्य, हाँ, उनमें उनके साथ ही गया था, वही लेके अपनी जीप में लेके थे मुझे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप जैसे जो सहूलत चाहिए आप हम देने, लेकिन मैंने कहा एक तो है कि आप आपने यहाँ बोल दीजिए कि यहाँ कम से कम रात 10 बजे तक ये आपने ये धान गोदाम है इसको खुला रखे, क्योंकि हम इतनी गाड़ी और इतना सामान रहेंगे कि आके एक दिन में 100 गाड़ी हम यहाँ पे, और उसमें हमने इतनी जल्दी इनका जितना वो 10,000 टन माल था हमने कुछ दिनों में, मतलब है कि पहले तो इनका क्या हुआ था कि इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम भी पहुंचा देंगे। अब इंडिया गवर्नमेंट आर्मी के ट्रक जो है एक तो 4 दिन में आए, फिर उनका कभी डीजल का खर्चा जो उनका करता वो चावलों से 4 गुना ज्यादा पड़ने लगा। तो उस वक्त हमने याद है कि 2 रुपए के 1 रुपया मन के हिसाब से, मतलब हम लोगों ने उस वक्त काम किया था। 2 रुपए में ट्रक चलाते थे। 2 रुपए मतलब एक मन का, एक मन का, तो उस वक्त का 25, 35 या 40 मन ज्यादा नहीं आता। तो हमने 2 महीने 3 महीने 2 महीने के अंदर अंदर सारा जो था, बाकायदा किंग ने उस वक्त हमको कहा कि आप 500 से लेकर 600 तक जो आप नंबर है आप अपने पास रखिए, और जिस गाड़ी को भी आप जाना चाहते हैं आप दे सकते हैं एज ए टाइप ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी। आई वॉज ऑलमोस्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर ऑलमोस्ट फॉर 1 ईयर, मतलब आई कुड ब्रिंग एनी ट्रक फ्रॉम इंडिया, और उसको अपना नंबर, मैं अपना नंबर देता था, वो गाड़ी मतलब जब चला के जब काम खत्म हुआ, जब धान का दाम का सारा काम खत्म हुआ, तब वो गाड़ी वापस गई। तो हम लोगों ने बहुत, मतलब है हम लोगों ने बहुत दिलो जान से मतलब इस मुल्क की सेवा की और हमको भी उसका बहुत फल मिला। ये बात नहीं कि हमको हर चीज में रहने बहने किसी बात को आपको कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, नेपाल एक तपोभूमि है, बहुत ही सीधे, जैसे कहा प्रीतम सिंह जी ने, हालांकि मैं नाम ले रहा हूँ न्यूज़ की वजह से, नहीं तो मैं तो नाम भी लेने लायक नहीं हूँ क्योंकि हमारे बहुत ही सम्माननीय है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इससे बहुत आप लोगों को ये मैसेज देने को मौका मिल रहा है एनबीए न्यूज़ की मार्फत से, और नेपाल और भारत का संबंध बता चुके हैं कि कोई यहाँ कुछ है नहीं, एक ही देश जैसा है। यहाँ 2 देश बेशक है, लेकिन 2 देश की जगह एक ही देश ऐसा लगता है। और यहाँ पहले जो रक्षा नेपाल की जो रक्षा थी वो इंडियन आर्मी करती, जैसे 5 साल तक। उसके बाद जो है अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन था, पोस्ट ऑफिस, ये तीनों इंडिया करता था। 62 तक इंडिया करता रहा है। 62 के बाद जैसा भी है, तो ये हमें यहाँ से सुनने को मिल रहा है। तो प्रीतम सिंह जी, एनबीए न्यूज़ को आपने काफी कीमती, काफी बहुत कुछ सुनने को समझने को ऐसा मन कर रहा है, लेकिन अब न्यूज़ के हिसाब से कई समय हम अभी विराम लेते हैं, फिर हमें ऐसा मौका मिलेगा तो हम जरूर दोबारा बुलाने के बाचा सहित हम अभी विदा लेते हैं। आपने एनबीए न्यूज़ को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर पे आए और आपने इतना कुछ मुझे, मैं आपसे भी बहुत कुछ सुना, और जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा तो यही एक्सपीरियंस था कि इंडिया को हमेशा नेपाल की मदद करनी चाहिए। और दूसरी मैं ये भी एक मैसेज दूं कि ज्ञानी जैल सिंह जी और आपके बड़े भाई थे, बड़े भाई थे, बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। मेरा भी ज्ञानी जैल सिंह जी से मेरा भी डायरेक्ट, जब वो नेपाल आए थे तो ऐसे मेरे मुंह पे हाथ रख के
तो किंग बिरिंदा वेंकट रमन जी से तो मैं भी मिला। हाँ, किंग बिरिंदा को मतलब उन्होंने कहा था कि देखिए ये हमारे खास आदमी, इनका आप ख्याल रखिएगा। तो मतलब अब बहुत बहुत गांठ मतलब जैसे संबंध उससे। हाँ, मतलब अब भी इस वक्त भी जो अब प्रचंड जी हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनसे भी हमारा बड़ा पर्सनल रिलेशन है, और वो हमेशा मतलब है कि हम लोगों की अभी तो सभी से होंगे, ओली हाँ, ओली जी से भी है, ओली जी से भी है। वो हमारे स्कूल, एक्चुअली हमारा एक यहाँ स्कूल है मॉडर्न इंडियन स्कूल करके, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट स्कूल आल्सो। तो हमारे उसमें 3 हम लोग हैं उसमें, एक मिस्टर जो लाल, एमबीएससी के अंदर है वो। नहीं हमारा अपने जो अच्छा। हमने खुद ही जगह कहाँ खरीद के, ये कीर्तिपुर में। अच्छा, तो हमने अपनी जगह खरीद के, +2 स्कूल है, 2000 बच्चा हमारे पास, क्या और उसमें हम लोग मिस्टर लारी एंड मिस्टर राधे श्याम सराफ जी थे, उनकी डेथ हुई, अब उनकी जगह मिस्टर अरुण सराफ हमने मतलब वो हैं उनके में। तो हमने एजुकेशन में भी शुरू में सीबीएसई जो थी, सीबीएसई जो है वो एक्चुअली ओनली इंडियन एम्बेसी के अंदर एक स्कूल था जो जिसमें वो नेपाली को नहीं पढ़ाते थे। अच्छा, लेकिन सीबीएसई पहला स्कूल जो है वो हमने ही मतलब शुरू किया यहाँ पर, मॉडर्न इंडियन स्कूल के नाम से है, कीर्तिपुर पहले तो हमने यही था, अच्छा। बाद में कीर्तिपुर में अपनी जगह लेके अपना बनाया। तो पहला स्कूल जो है, इसलिए हमने शुरू में जितने भी बच्चे, खासकर नेपाली बच्चे बाहर इंडिया जाके पढ़ना चाहते थे, तो उनके लिए एक बड़ी सहूलियत हुई, और हम लोगों ने बड़े मतलब है कि एजुकेशन में भी हमने बहुत योगदान दिया, जितना भी हमने जो हो सका। बिल्कुल, ये जो है एजुकेशन और शिक्षा और स्वास्थ्य जो है ये एक पुण्य का काम है, और ये पुण्य का काम खासतौर में 87 से 88वें वर्ष में प्रीतम सिंह जी लग रहे हैं, और बड़े यंग की तरह, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, देख रहे हैं आप न्यूज़ में भी, तो ये सब जो है सामाजिक कार्यक्रम भी साथ साथ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के अंदर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा लग रहा है कि मैं आज तक मैंने नेपाल की सिटीजनशिप नहीं ली, और फिर भी ऐसा नहीं लगता कि मैं नेपाली नहीं हूँ। उन्होंने नेपाली में भी बात करी शुरू में, और नेपाली बोल सकते थे, मैंने सहूलियत के लिए हिंदी बोल दिया, और मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ कि नेपाली पूरी जनता हिंदी जानती है। हिंदी भारत की बेशक राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन नेपाल के अंदर भी ज़्यादातर चलता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही है कि मैं खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि नेपाल को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग गरीब मुल्क, अब गरीब तो नहीं रह गए, ऐसी बात नहीं कि बहुत गरीब नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब हम लोगों को काफ़ी सहूलत चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मतलब है कि नेपाल की तरफ ध्यान दें, ताकि यहाँ के लोगों का मतलब जो स्टैंडर्ड है वो ऊपर आ सके। और क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, वो एक छोटे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता है, हम कारखाने लगा सकते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट भी इंडिया ने बनाए, देवी घाट 2 जगह बनाए, भी और भी 2 जगह इंडिया में बना रहा है। इंडिया ने बहुत, एक्चुअली इंडिया ने मदद भी बहुत मदद करी है नेपाल की, इंडिया ने करी है, हाँ बहुत मदद करी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा हो सके तो इसको इंडिया में नेपाल की मदद करें, और छोटी छोटी बातों को थोड़ा दरअंदाज करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे वैसे मतलब नाराज हो जाना, वो जाना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। और खास करके आजकल मोदी जी हैं, देखिए ये पहले एक ही हिंदू स्टेट थी जो पूरी दुनिया में, नेपाल जो था हिंदू स्टेट थी। तो इसको अगर मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और खास के मोदी जी का अगर इसका देख सकें तो हिंदू स्टेट इसको मतलब एज ए हिंदू स्टेट बनती है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन चलो हिंदू अगर वो नहीं है तो कम से कम यहाँ जो लोग हैं वो तो मतलब है कि रिलीजियस दुनिया में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया में सब धर्म का राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र होने में क्या दिक्कत, औरों को के लिए क्या दिक्कत है, और के लिए कोई मेरा ख्याल में दिक्कत है इनके अगर एमपी अगर देखिए, अगर इनका अगर 200-300 एमपी है तो 250 तो हिंदू ही है ना, ज्यादा ही है। मतलब मुस्लिम होंगे, 2-4 मुस्लिम होंगे। आजकल क्या कि जहाँ थोड़ा क्रिश्चियनिटी का भी थोड़ा सा काफी मतलब है कि शुरू हुआ है अभी, और काफी कन्वर्शन हो रही है, काफी हो रही है यहाँ पर। तो ये कन्वर्शन जो है इसको मतलब है कि रोकना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, उसको जहाँ रोटी मिलती है वो उधर चला जाता है। ये रोटी की वजह से जा रहा है, नहीं को दिल से कोई नहीं जा रहा, लेकिन ये रोटी की वजह से, नौकरी ना होने से, काम ना होने की वजह से
मतलब आदमी जहाँ खाना मिलता है उसी तरफ चला जाता है। इसलिए इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, खासकर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल को भी ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी मदद करनी चाहिए इसमें, ताकि मतलब हम लोग अगर सेल्फ सफिशिएंट हो गए तो हमारे लोग जो है दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। और क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम सिंह से बात करके, जो है एनबीए न्यूज़ में हमें जो है दिखा करके न्यूज़ में आप लोगों को ये ऐसा ऐतिहासिक हम लोग को दिखाने का मौका मिला। और यही कहते हुए अंतिम में हम विदा लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इतना दूर से आके आपने सब जो कुछ मुझे छोटा मोटा पता था मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं बहुत कुछ है आपसे, बहुत कम से घंटों है। आप समझ लीजिए 87 इसमें 20-22 साल निकाल लीजिए, बाकी सारे 100 साल होने 12 साल है। ये देखिए 100 साल पूरे होने 12 साल है बस। क्या बात है। मैं 12 साल तक आकर आपसे इंटरव्यू लेने की दुआ मांगूंगा। चलो जी, परमात्मा